नमस्कार आदाब, मैं हूं मौजम खान और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फिरोजाबाद में जन्मे शाहजहांपुर जिला कारागार के अधीक्षक मिजाजी लाल जी। बहुत बहुत स्वागत है मिजाजी लाल जी आपका हमारे स्टूडियो में। शुक्रिया। मिजाजी लाल जी, सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहेंगे, किस परिवार से आते हो, किस तरह से पढ़ाई कहाँ हुई आपकी? मैं किसान परिवार से आता हूँ। मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो स्थानीय स्तर पर ही हुई तथा उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। इसके बाद मैंने 4 साल अर्धसैनिक बल में सेवा किया। उसके बाद इस विभाग में चयन होने पर यहाँ सेवा कर रहा हूँ। बात अगर कारागार में पोस्टिंग की जाए तो नैनीताल के सितारगंज में आपकी पहली पोस्टिंग 1992 में हुई थी। जी। आप जहां भी जाते हैं वहां जेल का मिजाज बदलने की कुछ ना कुछ कोशिश जरूर रहती है। बंदियों का जो स्टाफ होता है उसके प्रति जो व्यवहार है उसको लेकर सितारगंज का भी क्या कोई ऐसा वाकया है? सितारगंज में मेरी तैनाती के समय वहाँ कारागार विभाग का 5,500 एकड़ का कृषि फार्म था जो कि बहुत ख़राब हालत में था। 5,500 एकड़ ज़मीन होते हुए भी इतना बड़ा कृषि फार्म सरकार को 5-6 लाख रुपए वार्षिक का ही लाभ दे पा रहा था। मेरी तैनाती के बाद 1 साल के अंदर अंदर उसका जो सालाना लाभ था वो करीब 37 लाख पे पहुंच गया। उसी समय तत्कालीन मुख्यमंत्री के द्वारा उस कृषि फार्म की भूमि को स्थानीय काश्तकारों को लीज पे देने का आदेश कर दिया था, जिसका हमारे तत्कालीन महानिदेशक कारागार श्री जयशंकर मिश्रा के द्वारा ये अपना पक्ष रखा गया कि ये बंदियों के उनके कौशल विकास और उनके पुनर्वास के लिए स्थापित किया गया है। तथापि हम सरकार को 37 लाख रुपए का लाभ भी दे रहे हैं और उसके बाद वो आदेश वापस हुआ और वो सारी ज़मीन कारागार विभाग के पास ही रही। ये केवल इसलिए हो पाया कि मेरी तैनाती के बाद उस कृषि फार्म का लाभ 1 साल के अंदर 5-6 लाख से लेकर 37 लाख पे पहुंच गया। अभी आपको गोल्ड मेडल भी मिला है। देखा जाता है कि इस विभाग में बड़ा कम लोग ही चयनित हो पाते हैं। ये तो मैं कहता हूँ कि आप अपनी ड्यूटी करिए, ईमानदारी से करिए और पूरी लगन के साथ करिए, तो क्या विभाग, क्या प्रदेश सरकार, क्या भारत सरकार आपके कामों को पहचानेगी और आपको उसका ज़रूर पुरस्कार या सम्मान मिलेगा। इसी के तहत मुझे प्रदेश सरकार द्वारा, हमारे महानिदेशक कारागार के द्वारा सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल और भारत सरकार द्वारा राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया। यह मुझे बहुत गौरवान्वित करने की बात है कि मैं अपनी सेवा के दौरान सरकार की नज़र में इतना अच्छा काम कर पाया। जैसे कि फिल्मों में दिखाया जाता है कि अंग्रेज़ों के टाइम के जेलर की सख्तियां, मगर आपने जो परिभाषा होती है जेल की उसको बदल दिया। आप जिस जेल में भी जाते हैं वहां बंदियों से एक पारिवारिक रिश्ता कायम हो जाता है। देखिए, जेल में समाज की नज़र में तो जेल में बंद रहने वाले सभी बंदी अपराधी हैं, लेकिन अपराधी होने के साथ साथ वो एक इंसान भी हैं और जेल में बंद होने के बाद अधिकांश लोगों की मानसिक और सामाजिक स्थिति बड़ी ही विचित्र हो जाती है। वो कारागार में रहते हुए
तनाव और अवसाद से ग्रसित हो जाते हैं, उनकी पारिवारिक स्थिति भी बहुत खराब हो जाती है। ऐसी स्थिति में उन्हें ढाढ़स देना, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। बहुत सारे गरीब और ज़रूरतमंद लोग, उनके पास कपड़े नहीं होते हैं, उनके पास दैनिक उपयोग की चीज़ें नहीं होती हैं, उनकी पूर्ति करना और उन्हें कारागार के अंदर भी अवसाद से बचाना, आत्महत्या से बचाना, उनको पागल होने से बचाना, ये हमारा दायित्व है और उसी के तहत हम उनके लिए इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करते हैं। सोनभद्र, नोएडा, मुजफ्फरनगर में भी आपकी पोस्टिंग रही, क्या मुजफ्फरनगर का भी कोई ऐसा वाकया है? तैनाती के दौरान इसी तरह के लोग हर जेल में होते हैं, जिनके साथ कुछ के साथ बहुत ही विचित्र स्थितियां होती हैं। मुजफ्फरनगर तैनाती के दौरान भी बहुत सारे ऐसे वाक़ये आए। एक बंदी हितेश था, उसको कैंसर हो गया, उसको बचाना एक चुनौती थी। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में लग करके उसका इलाज कराया, उसका वहाँ ऑपरेशन कराया और वो ठीक भी हो गया और उसी कैंसर के आधार पर उसको सरकार के द्वारा कारागार से मुक्त भी कराया। नोएडा में भी इसी तरह अनेक ऐसे वाक़ये हुए। एक बंदी मिथुन था, पश्चिमी बंगाल का रहने वाला, उसकी परिवार में एक बूढ़ी माँ थी। नोएडा फैक्ट्रियों में काम करके कमाने के लिए आया था ताकि अपनी बूढ़ी माँ की सेवा कर सके, लेकिन दुर्भाग्य कि उसके ऊपर 307 का फर्जी केस लग गया। मेरी तैनाती के दौरान वो 7 साल की सज़ा काट रहा था। मेरा उससे सामना हुआ, उससे सारी उसकी पृष्ठभूमि जानी, उसके दुख दर्द को समझा। उसमें पेंटिंग और ड्राइंग की थोड़ी बहुत कला थी, उसको मैंने निखारा और एक समय ऐसा आया कि उसने नोएडा जेल की सारी दीवालों को और बैरकों को सुंदर सुंदर पेंटिंग से भर दिया। कैनवास पेंटिंग का भी काम उससे कराया और उसे देश की 1363 जेलों के बीच हुए पेंटिंग कंपटीशन में भाग दिलाया। वो खुशी की ये बात थी कि वो 1363 जेलों के बंदियों के बीच में हुई पेंटिंग की प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान उसने पाया। उसे पुरस्कृत किया गया और जब उसकी सज़ा पूरी होने को हुई तो उसका जुर्माना जमा करा करके उसको आत्मनिर्भर बनाने के लिए उसको नौकरी दिलवाई और आज वो अच्छा खासा कमा करके खुशहाल ज़िंदगी जी रहा है। सोनभद्र में भी आपकी तैनाती रही है। सोनभद्र आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, वहाँ भी सुना जा रहा है कि आपका पारिवारिक एक रिश्ता बन गया था। क्या कुछ वहाँ पर हुआ था आपके बंदियों के बीच? किस तरह से ये स्नेह बढ़ा था? सोनभद्र आदिवासी और बहुत ही गरीब जिला है। बहुसंख्यक आबादी आदिवासी हैं। आदिवासियों के स्तर और रहन सहन को देख करके हर किसी का दिल पिघल आएगा। जेल में भी अल्पसंख्यक आबादी आदिवासी ही थी। उसी दौरान कोरोना का प्रलय काल शुरू हुआ था। बंदियों का इलाज तो जेल में सरकारी मशीनरी के तहत हो ही रहा था। बहुत सारे बंदी रो रो करके अपनी व्यथा सुनाते थे कि सर, मेरे घर पर मेरी माँ बीमार है, मेरी पत्नी या बच्चे बीमार हैं, उनको देखने के लिए कोई डॉक्टर नहीं है, कोई कहीं दवा नहीं मिल रही है। लॉकडाउन का पीरियड था। मेरे दिमाग में विचार आया कि इनकी कैसे मदद किया जाए। मैंने अपने जेल पर तैनात डॉक्टर से ऑनलाइन कंसल्टेशन करा करके उन
लगभग 250 परिवारों का जेल में रहते हुए इलाज कराया और दवाओं के पैकेट बना करके उनको अपने स्टाफ के द्वारा उनके घरों पर भिजवाया। मज़े की बात ये थी कि जब मेरी वहाँ से मेरा ट्रांसफ़र हो गया तब भी मेरे पास फ़ोन आते रहे 1-2 महीने तक कि सर दवा ख़त्म हो गई है, दवा भिजवा दीजिए ये। और इसके अलावा सोनभद्र में जो आदिवासी गरीब लोग हैं उनके पास कुछ भी नहीं है। अगर उनके घर में लड़की की शादी होती है तो उनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। उस संबंध में भी सैकड़ों लड़कियों की शादियों में जितना मुझसे बन सका, कारागार से सब्जी, कुछ राशन पानी, कुछ आर्थिक मदद या अन्य प्रकार से, जैसे लकड़ी जैसे वहाँ आज भी बहुत कम लोग गैस चूल्हा जलाते हैं, तो लकड़ी की उपलब्धता या उनके यहाँ कोई मृत्यु हो गई परिवार में तो उसके अंतिम संस्कार में लकड़ी से लेकर के कफन आदि या और भी जो कुछ मदद हो सकी वो मैंने पूरे 4 साल करता रहा। वहाँ से ऐसा लगाव हो गया कि मुझे वहाँ से आते समय बहुत बहुत ख़राब लग रहा था। शाहजहांपुर में भी आए हुए आपको काफ़ी समय हो गया है। शाहजहांपुर से भी कई बड़ी खबरें निकलकर समाज में पहुंची हैं, चाहे जेल में ठुमके लगाने की बात हो कि कोई महिला अगर किसी बच्ची को जन्म देती है तो वहां पर ठुमकों का आयोजन किया जाता है। बंदियों की एक्टिविटी के लिए कभी कबड्डी, कभी जादू के शो, कभी क्रिकेट मैच, तनाव दूर भगाने के लिए किए जाते हैं। ये सब विचार कहाँ से आते हैं और क्या उद्देश्य है इन सब एक्टिविटीज़ का? जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी समाज से किसी भी परिवार का सदस्य जब जेल में आता है, जेल की छवि या जेल का नाम ही समाज में बहुत ख़राब माना जाता है, तो वो आने के पहले से ही बहुत तनावग्रस्त हो जाता है। जेल में आकर के अगर उसी तरह का उसे उत्पीड़न का या अभद्र व्यवहार का सामना करना पड़े तो वो उसके लिए बहुत ही असहनीय स्थिति हो जाती है। बहुत सारे बंदी इसी अवसाद और तनाव में आकर के आत्महत्या कर लेते हैं या पागलपन की स्थिति में चले जाते हैं। इन चीज़ों को मीट आउट करने के लिए हमारे पास जो भी मानवीय पहलू या भावनात्मक पहलू से जुड़े हुए जो भी कार्यक्रम हैं हम उन्हें आयोजित करते हैं। बंदियों को जेल के अंदर भी तनाव मुक्त रखने के लिए, उनके अंदर खुशी पैदा करने के लिए, वो चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे बच्चे हों, सबको खुशहाल रखना और उनको तनाव और अवसाद से दूर रखना ही उद्देश्य है जो कारागार में इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करते हैं। कौशल विकास से भी जेल में बंदियों को जोड़ा जा रहा है, क्या कुछ उद्देश्य है उसका और किस तरह से उसमें ट्रेनिंग दी जाती है और या जो टीचर्स आते हैं वो किस तरह से मुहैया होते हैं? ये मेरा मानना है कि समाज में जो बेरोजगार हैं या जिनके हाथ में कोई हुनर नहीं है, वो युवा वर्ग बहुत जल्दी अपराध की तरफ अग्रसर हो जाता है। कारागार में आने के बाद अगर उन्हें हुनर दे दिया जाए, उनको उनके अंदर कौशल विकास का कार्यक्रम करा दिया जाए और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोई न कोई कला सिखा दी जाए तो वो दोबारा समाज में जाएंगे तो समाज की मुख्यधारा से जुड़ेंगे। उनके सामने एक उद्देश्य होगा कि मैं ये कार्य कर सकता हूँ और अपने परिवार का पालन पोषण कर सकता हूँ। इसी के तहत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं ताकि बंदी आत्मनिर्भर हो जाए और उन्हें अपना जीविकोपार्जन करने के लिए उनके हाथ में हुनर आ जाए। सियाराम नाम का भी एक बंदी है आपकी जेल में, उसका भी बड़े मार्मिक एक किस्सा है। क्या पूरा मामला है, क्यों वो जेल से आज़ाद नहीं हो पा रहा है?
सियाराम बहुत गंभीर बीमार है। पिछले कई महीनों से वो KGMU लखनऊ में भर्ती है। उसकी पहले ही जमानत हो चुकी है, लेकिन गंभीर बीमारी और उम्र अधिक होने के नाते उसके घर वाले कोई उसको लेने के लिए तैयार नहीं है। वो लगभग 4-5 महीने से KGMU में भर्ती है। हम उसके इलाज का सारा खर्चा वहन कर रहे हैं और वो स्वयं भी छूट के घर नहीं जाना चाहता है। वो कहता है कि साहब मैं घर जाते ही मर जाऊंगा, क्योंकि इतना गंभीर बीमारी में इतना खर्चीला इलाज कोई नहीं करा पाएगा और घर वाले इवन उसको ले जाने को तैयार नहीं है। वो वर्तमान में भी KGMU लखनऊ में भर्ती है और हम पूरी क्षमता के साथ उसका इलाज करा रहे हैं। उस पर अब तक कई लाख रुपया खर्च हो चुका है और हमारी कोशिश है कि वो शीघ्र स्वस्थ हो और अपनी बची हुई ज़िंदगी को अच्छे से जिए। जेल में कुछ बच्चे भी हैं महिलाओं के साथ, उन बच्चों को भी लगातार मिजाजी लाल की तरफ से पार्टी दी जाती है, कभी आइसक्रीम पार्टी हो या चॉकलेट पार्टी हो। कितना स्नेह है बच्चों के प्रति? बच्चे तो देखिए भगवान का रूप होते हैं। फिर बच्चे किसी अपराध में नहीं है, वो बेगुनाह मासूम बेचारे अपनी उम्र के कारण ही जेल में हैं और वो देश का भविष्य भी हैं। अगर उन्हें अच्छा वातावरण, अच्छा प्यार दुलार वाला माहौल और उनकी बाल सुलभ जो आवश्यकताएं हैं उनकी अगर पूर्ति नहीं होगी तो वो अच्छे इंसान नहीं बन सकते। इसी के तहत उन्हें एक संरक्षक की तरह लाड़ प्यार दिया जाता है। उनकी ज़रूरतें जो बाल सुलभ उनको खान पान की चीज़ें हैं, खेल कूद की चीज़ें हैं, खिलौने हैं, वो सारे उन्हें मुहैया कराए जाते हैं। और क्योंकि ये सारी चीज़ें लगता है पहले उनके साथ नहीं हुई, इसलिए वो एक पिता तुल्य मुझे समझ के मुझसे जुड़े हुए हैं। वो अपनी फरमाइशें बिना किसी झिझक के मेरे सामने रखते हैं और मैं उनकी ज़रूरतों को पूरा करता हूँ। जी लाल जी, सुरेश कुमार खन्ना उत्तर प्रदेश सरकार में वरिष्ठ मंत्री, शाहजहांपुर से लगातार 9 बार के विधायक। जहां तक उनके बारे में कहा जाता है वो कभी जेल नहीं गए, मगर आप जब जिला कारागार में अधीक्षक के पद पर तैनात रहे अभी कुछ दिन पहले, पहली बार सुरेश कुमार खन्ना जेल में कार्यक्रम में पहुंचे थे। किस तरह का उनका अनुभव रहा? मैं जब इस जनपद में तैनात हुआ तो क्योंकि जेल में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित होते हैं और हम वरिष्ठ अधिकारियों को या जनप्रतिनिधियों को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित करते हैं। इसी कड़ी में जब मुझे ये जानकारी हुई कि माननीय मंत्री सुरेश खन्ना जी कारागार पर नहीं आए हैं या आना नहीं चाहते हैं, तो मुझे उत्सुकता हुई कि आखिर ऐसी क्या बात है। माननीय मंत्री जी बहुत बड़ी शख्सियत हैं और इस जनपद में कितने लोकप्रिय हैं ये मैंने देख लिया था 3-4 महीनों में। मुझे ये सोचने के लिए बाध्य होना पड़ा कि कारागार के प्रति उनका ऐसा क्यों विचार है कि वो आना नहीं चाहते हैं। मैंने अटल जयंती पर 25 दिसंबर 2022 को कार्यक्रम आयोजित किया गया था जेल में, उसके लिए मैं उन्हें आमंत्रित करने गया, क्योंकि उस दिन बहुत सारे जनपद में कार्यक्रम थे और उन सब में वो मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित थे। जब मैं उनसे मिला और आने के लिए अनुरोध किया तो पहले तो उन्होंने कहा कि नहीं, आज मेरे पास कोई टाइम नहीं है, मैं बहुत व्यस्त हूँ और मैं अब तक जेल पर नहीं गया हूँ
मैं जेल पर नहीं जाना चाहता। मैंने उनसे जिज्ञासा में जानना चाहा कि ऐसी क्या बात है कि आप जेल पर नहीं जाना चाहते हैं। तो उन्होंने जो कारण बताया कि वहाँ हज़ारों लोग शिकायतें करेंगे, मैं किन किन की सुनूंगा। वो मेरे लिए बहुत प्लस पॉइंट था, क्योंकि कारागार में किसी बंदी को कोई शिकायत नहीं थी। 4-5 महीने मैंने कार्य करके सभी बंदियों में एक सकारात्मकता डेवलप कर ली थी और उनकी सभी जो सामान्यतः समस्याएं या शिकायतें हुआ करती हैं वो दूर कर ली थी। मैंने उन्हें आश्वस्त किया कि साहब आप चलिए, कोई भी बंदी आपको कोई शिकायत नहीं करेगा, किसी बंदी की कोई ऐसी शिकायत नहीं है। और ये भी नहीं है कि मैं कोई उन्हें जबरन कुछ कहने नहीं दूंगा। मैं दूर रहूंगा, आप उन बंदियों के बीच में जाएंगे, लेकिन कोई बंदी जेल से संबंधित शिकायत नहीं करेगा। वो अपनी व्यक्तिगत घर परिवार की भले कुछ कहे। खैर, मंत्री जी ने अपनी स्वीकृति दिया, लेकिन साथ ही साथ ये कहा कि मैं 5 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं दे पाऊँगा। मैं इसी से खुश था कि चलिए कम से कम मंत्री जी पधारेंगे, बंदियों का उत्साहवर्धन करेंगे। जब वो कारागार पर आए और अटल जयंती के दिन ऐसा बाद में सभी ने कहा, हमारे जो भाजपा के जिलाध्यक्ष हैं उन्होंने भी कहा, सांसद जी ने भी कहा कि अटल जयंती पर जेल का कार्यक्रम सबसे बड़ा और भव्य था। माननीय मंत्री जी उस कार्यक्रम में करीब 1.5-2 घंटे बैठे रहे और कार्यक्रमों को देख करके इतने उसमें खुश हो गए, या ध्यान नहीं गया उनका, कि जब उनका ध्यान किसी ने दिलाया तो उन्हें बड़ा पछतावा हुआ कि मेरा बहुत सारा टाइम चला गया, इसी में कई कार्यक्रम मेरे लेट हो गए। खैर, मंत्री जी इतनी बड़ी शख्सियत हैं, हमें भी बड़ी खुशी हुई, हमारे सारे स्टाफ कर्मचारी और बंदी भी बहुत खुश हुए। और मुझे ये जान करके बहुत खुशी होती है, अपनी मेहनत पर फ़ख्र होता है कि बीच बीच में मंत्री जी के उद्गार मुझे जानने को मिलते रहते हैं। अभी 3-4 दिन पहले ही वो किसी जनप्रतिनिधि से ऐसा कह रहे थे कि जनपद में 2 ही जगह काम हो रहे हैं, 2 ही जगह चमक रही हैं, जिनमें एक जिला कारागार है। तो ये मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। जब से आप ज़िला कारागार में आए हैं, अपनी सेवाएं देना शुरू की हैं, आप किसान परिवार से आते हैं और आपने खेती का भी एक नया अध्याय वहाँ पर शुरू किया। जिस तरह की चर्चा है कि अब जेल में बंदियों के लिए सब्जियाँ बाज़ार से नहीं आती, तो किस तरह से उन बंदियों को खेती किसानी से जोड़ा है? आप देखिए, क्योंकि मैं खुद ही किसान हूँ, साथ ही इस विभाग में भी ऐसी जगहों पर मेरी तैनाती हुई जहाँ खेती देखने का, करने का मुझे मौका मिला। मेरी पहली तैनाती ही 6.5 साल ऐसे कृषि फार्म पर हुई जो 5,500 एकड़ में फैला हुआ था। उसी तरह अन्य कारागारों से भी खेती का अनुभव मिलता रहा। उसी की वजह से, क्योंकि यहाँ कृषि भूमि काफ़ी कम है और बंदियों को अच्छी सब्जी देना हमारा लक्ष्य है, इसी के तहत हमने और सघन तरीके से खेती करना शुरू किया है, ताकि बंदियों के लिए केवल सब्जी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ही न हो सके, बल्कि उन्हें विभिन्न प्रकार की अलग अलग तरह की नई नई सब्जियां भी खाने को मिलें। इसी के तहत हमने इस बार कुछ नई सब्जियां भी पैदा की, जो कि स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत पौष्टिक हैं, जिसमें शिमला मिर्च है, बीन्स हैं,
करेला है और इसी तरह की और तमाम सब्जियां हैं जो बंदियों के स्वास्थ्य के लिए भी, और उसमें सब्जियों को नया नया बदल बदल के देने की भी मतलब हो पाती है। नहीं तो बंदियों को जेल में एक ही तरह की सब्जी जनरली जो पैदा होती है वो देते हैं, और रोज़ ही एक ही तरह की सब्जी आखिर कोई कब तक खा सकता है। तो यही हमने बदल बदल के नई नई तरह की सब्जियां, अगली बार हम मशरूम वगैरह की भी खेती शुरू कराएंगे। जैसे कि चर्चा है कि वहाँ पर भोजन की जो क्वालिटी है वो भी गिरने नहीं देते हैं मिजाजी लाल। सुनने में आता है कि आप कई बार कारागार में ही लंच करते हैं, जो सामान्य खाना जो बंदियों के लिए बनाया जाता है। देखिए, भोजन का स्तर सुधारने का एक अच्छा तरीका है कि आप भी उसी भोजन को करें जो बंदियों के लिए तैयार होता है। तो जो बनाने वाला स्टाफ और बंदी हैं वो इस चीज़ पर बहुत ध्यान देते हैं कि जो खाना हम बना रहे हैं वो केवल बंदी ही नहीं खाएंगे, जेल अधीक्षक भी खाएंगे। वही मैंने जब से आया उसमें, हालांकि शुरुआत में मेरे साथ कुछ बाध्यकारी स्थिति थी कि मैं गेस्ट हाउस में रहता था और मैं दोपहर का और शाम का दोनों समय का खाना भी जेल का ही खाता था। उसके पीछे ये एक मकसद भी था कि अगर मैं जेल में खाना खाऊंगा, क्योंकि जब मैं आया था तो यहाँ खाने की जो गुणवत्ता थी, जो खाने की क्वालिटी थी वो अच्छी नहीं थी। तो उससे 1-2 महीने के अंदर ही खाने में बहुत सुधार हो गया, और अच्छा लगता है कि जब बंदी खाना खाते हैं और ये रिएक्ट करते हैं कि साहब खाना बहुत अच्छा बन रहा है। सब्जी कभी कभी कम भी पड़ जाती है, या जब कभी सब्जी में विविधता नहीं रहती है तो हम सामाजिक सहयोग से भी तरह तरह की सब्जियां दान स्वरूप भेंट लेते हैं और बंदियों को तरह तरह की नई नई सब्जियां खिलाते हैं। मिजाजी लाल जी, जिस तरह से कैदियों से आपका व्यवहार है, एक ज़बरदस्त शख्सियत भी है मिजाजी लाल। एक 9 साल की बच्ची आदिवासी परिवार से थी, उसको अपने साथ लाना, जवानी तक उसको बेटी की तरह पालना और उसका विवाह कर देना, यह आसान काम नहीं था। किस तरह से एक बच्ची को आपने अडॉप्ट किया था और उसका विवाह किया एक पिता बनकर? मेरी पैरामिलिट्री में सेवा के दौरान उड़ीसा में मेरी तैनाती थी। वहीं पड़ोस में एक महिला काम करने आती थी, मेड का। ये बच्ची उसी की पुत्री थी, आदिवासी महिला थी, बहुत गरीब। मेरी धर्मपत्नी उस समय उस बच्ची को देख के अपने घर पर बुला लेती थी और उसको घर पर खाने पीने की चीज़ें देती थी, उसे लाड़ प्यार से उसे रखती थी उतनी देर जब तक कि वो महिला पड़ोस में उनके यहाँ काम करती थी। धीरे धीरे वो बच्ची महिला अपने घर चली जाती थी मेड, लेकिन धीरे धीरे बाद में वो बच्ची रात को भी घर ही रुक जाती थी और अपने माँ बाप के साथ नहीं रहती थी, कभी 2 दिन कभी 4 दिन। उसी दौरान 2 साल बाद मेरा इस सेवा में चयन होने पर जब मैं यहाँ आने के लिए तैयारी कर रहा था, और उसी समय उस बच्ची के माँ बाप आए और कहा कि इसको आप अपने साथ लिए जाइए, क्योंकि लड़की का मामला था और हमें उड़ीसा से उत्तर प्रदेश इतना दूर आना था। हमको थोड़ा सा डर भी लगा कि लड़की की बात है, कभी कोई बात दूसरी तरह ना हो। हमने पास पड़ोसों को सब उधर वहाँ के जो अधिकारी वर्ग थे सबको बुलाया और ये बात बताई, लेकिन माँ बाप उसके किसी भी कीमत पे तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि चाहे ये कभी ना आ पाए और इसका यहाँ कोई भविष्य नहीं है, हम इसका पेट भी नहीं पाल पा रहे हैं, आप ले जाइए। तो उस तरह से
वो फिर हमारे साथ आ गई। 9 साल, लगभग 11 साल की उस समय रही होगी। 9 साल की शुरुआत, 9 साल की जब थी तभी शुरुआत हुई थी वहाँ। जब वो विवाह योग्य हो गई तो उसका यहाँ हमने विवाह कर दिया ठीक ठाक परिवार में, ताकि उसको किसी तरह का कोई आर्थिक या पारिवारिक दिक्कतें ना हो। कितना समय हो गया उसका विवाह किए हुए, और क्या कुछ मन में आया जब कन्यादान किया होगा? उसकी शादी किए हुए लगभग 20 साल हो गया। लगभग 2003 में उसकी शादी किया था, और हम 1992 में हम वहाँ से आए थे। उस समय लगभग वो 11 साल की थी, तो अपनी खुशहाल ज़िंदगी जी रही है। अब भी बात होती है क्या एक बेटी और पिता बात के होती बीच? है। क्या कुछ बातें होती हैं, क्या बताना खुशहाल चाहेंगे? है अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि जो शादी हुई वो लड़का भी अकेला है और उसके पास ज़मीन भी है खेती की। तो ये थे हमारे साथ मिजाजी लाल जी, जो वाकई में एक ज़बरदस्त शख्सियत हैं। ऐसे ही और लोगों से मिलने के लिए बने रहिए यूथ कनेक्शन के साथ।